जय हिंद साथियों, हम लोग देख रहे थे घटना चक्र साइंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइट चैप्टर। आपको एक बात बता दें कि आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना भाई का सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं पहले नंबर सवाल। पहले नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। निम्न में से किस विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा जो है सर्वाधिक होगी? तो किस विकिरण में ऊर्जा जो है प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो वो है 200 से लेके 280 नैनोमीटर। 200 से 280 नैनोमीटर। एनएम के मतलब है नैनोमीटर। यहाँ देखिए, इसे ध्यान रखना है आपको कि तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में जो है प्रति क्वांटम ऊर्जा सबसे अधिक होगी। चलिए अगले सवाल देखिए। दूसरे नंबर सवाल, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो ये 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच दिखता है सौर विकिरण। ये दृश्य प्रकाश के परास है। दृश्य प्रकाश जो हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। देखिए, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास कितना होता है? 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण, जिसकी परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होती है, दृश्य प्रकाश जिसकी परास जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, और अवरक्त विकिरण का परास 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है आपको ये सभी। चलिए अगले सवाल देखिए। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान परास होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान परास तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। चलते हैं अगले सवाल देखिए। यहाँ पर जो आप पहले नंबर सवाल में देखे थे, आपको आप बता दें कि ये देखिए कहाँ चल गया। दूसरे नंबर सवाल कि सौर विकिरण जो है निम्न में से किस परास में दिखता है? तो ऑप्शन था 400 से 720 नैनोमीटर। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि कुछ बुक में 720 भी है, 780 भी है, तो इसके आसपास ध्यान रखना है। 400 से 780 के 700 के आसपास 720 भी हो सकता है, इधर 420 भी हो सकता है, तो इसके आसपास आपको ध्यान रखना है। चलती है, कहाँ देख रहे थे हम लोग? चौथे नंबर सवाल देख चुके थे, चौथे नंबर सवाल देख रहे थे। देखिए चौथे नंबर सवाल, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा होगी। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होगी? देखिए आप लोग, क्या इसे पता है इसे क्या बोलते हैं? तो ऐसे सिंबल जो है इसे एंगस्ट्रम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका डिटेल खुद से पढ़ लिया कीजिए। अगले सवाल देखिए आप लोग। देखिए, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। तो मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है तो वो है 5500 एंगस्ट्रम। 5500 एंगस्ट्रम या 555 नैनोमीटर। 5500 एंगस्ट्रम या 500 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर, ये ध्यान रखना है। इसे खुद से पढ़िए। देखिए यहाँ से सवाल बनता है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तरंगदैर्घ्य और कण, जो तरंग और कण दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। तरंग प्रकृति के भी व्यवहार करते हैं, कण प्रकृति के भी करते हैं। तो तरंग और कण दोनों के समान होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए 7वें नंबर सवाल, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है देखिए अगले सवाल, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ऐसा ये क्यों करती है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, इसलिए ये जो है सीधी रेखा में चलती है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखिए 8वें नंबर सवाल, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो किसका वेग जो है अधिक होगा? तो प्रकाश का वेग जो है अधिक होती है। प्रकाश का वेग अधिक होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगले सवाल देखिए।
9 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें असत्य कथन को देखिए, कौन सा कथन सत्य है, सॉरी असत्य नहीं सत्य है। कौन सी कथन सत्य है, मतलब हमें सही कथन को देखना है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता, तो अभी ही पढ़े हैं प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो ऑप्शन ए ही सही है। इधर सारे जो है गलत है। यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की गति निर्वात में ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है यहाँ मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर नहीं, मीटर पर सेकेंड है। जबकि ध्वनि में जो है प्रकाश की गति जो होती है कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति जो है पानी में कितना होगा ये ध्यान रखना है ना, पानी में मतलब वाटर में। तो ये कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में ध्यान रखना है, तो कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸। और आगे देखिए, प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो इसे ध्यान रखना है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंड एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है। चलिए इसे ध्यान रखें आप लोग कि प्रकाश की गति जो है चाल जो है निर्वात में कितना होता है, जल में कितना होता है, जल मतलब पानी, और कांच में कितना होता है, वायु में कितना होता है, ये ध्यान रखें। यहाँ से सवाल बनता है। देखिए अगले सवाल, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग जो है कितना होगा, इसका मतलब है निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, अभी देखे थे हम लोग इससे पहले तुरंत। चलिए देखिए अगले नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी यहाँ सही दिखता हो रहा है। ये किधर भाग रहा है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, आप लोग तेजी उत्तर कीजिए। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होगा, निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए अगले नंबर सवाल, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो हो जाएगा कांच, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो कांच। आपको ध्यान रखना है कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति जो है कम होती है, गति न्यूनतम होती है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो है कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम है। तो आपको पता चल गया होगा किस लिए कम है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर जो है कितने समय में आ जाता है सूर्य के प्रकाश, तो ये जो है 8 मिनट 16 सेकेंड 20 सेकेंड के आसपास आ जाता है। तो ऑप्शन में देखिए 8.5 मिनट है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो लगभग समय है तो 8 मिनट कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए, फिर उसी टाइप के सवाल है, सेम सवाल है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट में पहुंचता है। देखिए प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है, तो जो चर प्रभावित होते हैं तो क्या है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित होते हैं, आवृत्ति नहीं प्रभावित होते हैं। देखिए यहाँ आवृत्ति लिखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत था, यहाँ पर भी आवृत्ति मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन है, तो इसलिए डी सही है। देख लीजिए आप इसका डिटेल, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। तो ये ध्यान रखना है, आवृत्ति नहीं नहीं बदलता है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाते हैं। तो तरंगदैर्घ्य और वेग बदलते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, आवृत्ति नहीं बदलता है, माध्यम चेंज होने पर आवृत्ति नहीं बदलता है। अगले सवाल देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। जो है अपरिवर्तित मतलब वो नहीं बदलता है, अभी पढ़ चुके थे, तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जब प्रकाश, तो आवृत्ति नहीं चेंज होता है, तरंगदैर्घ्य और वेग चेंज हो जाता है। अगले सवाल देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं बदलती।
तो कौन सा नहीं बदलती, तो आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। अभी पढ़े थे हम लोग, आवृत्ति नहीं बदलती है। कौन बदलता है? वेग और तरंगदैर्घ्य बदलता है। चलिए अगले सवाल देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? तो आपको बताना है क्या होगा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तेजी में उत्तर कीजिए। 20 नंबर सवाल। देखिए, तो क्या होगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगा तो क्या होगा? आपको पता होगा अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन का नियम, है ना। इस तरह से ये परावर्तक सतह होते हैं, फिर ऐसे अभिलंब डालते हैं, फिर इधर से किरण होते हैं, फिर इधर से परावर्तित हो जाते हैं। आपको पता होगा। यहाँ पर हम अच्छे तरह से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन है। बोर्ड रहता तो अच्छे से बता सकते, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या होगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होगा? देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है, और अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक है, यहाँ पे अभिलंब से दूर हट जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक था, अभिलंब से ये दूर हट जाएगी, चाल बढ़ेगा और दूर हटेगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, इसकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन आप इसको उल्टा दीजिएगा। अगर इधर देखिए सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है, अगर विरल माध्यम से सघन जाएगा और यहाँ पर सघन से विरल जा रहा है, अगर विरल से सघन जाएगा तो चाल घट जाएगी। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। और चाल घट जाएगी और अभिलंब से ये दूर अभी हट रहा है, लेकिन बाद में ये सट जाएगा। अगर इसको उल्टा दीजिएगा पूरी कहानी उलट जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले सवाल देखिए आप लोग, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो किसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो ये बताना है आपको। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ लिए होंगे, यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और खुद से इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, बता ही देते हैं। देखिए ये फार्मूले ध्यान रखना है, C6H12O6, C6H12O6, ये किसका फार्मूला है ये ध्यान रखना है। तो आप बताइए, कमेंट में बताइएगा तो ये किसका फार्मूला है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में ये किसका फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो कौन सी गैस का जो यूज करते हैं, तो नियोन गैस की यूज करते हैं। ऑप्शन डी सही है। इस सवाल देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। क्या होगा? हीरे से कांच, जल से कांच, और आगे देखिए ऑप्शन, अगले ऑप्शन है जल, वायु से जल, वायु से कांच। तो कौन सही है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा, हीरे से कांच में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर आपतित किरण सघन माध्यम से वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रश्न में जिस तरह से क्या दे रखा था, हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होता है। तो अब सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा को होता है। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? 2.4, है ना। तो आप लोग इसे ध्यान रखें। तो क्या था, हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये बात को ध्यान रखना है।
अगले नंबर सवाल, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर काम करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन ए सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ए सही है। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले नंबर सवाल, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये ध्यान रखना आपको। अगले सवाल देखिए, निम्न में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या हो जाएगा, अभी बताएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़िए, अगले सवाल। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो किस रूप में होता है, तेजी में बताइए, किस रूप में? प्रकाश तरंग के रूप में, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग, किस तरंग रूप में ये प्रभावित होते हैं? तो तेजी में बताइए, ये प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए सही है, प्रकाश तरंग। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ए सही था, प्रकाश तरंग। हमें क्या करना है कि कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन जो है सही है ये देखना है। तो देखिए पहले ऑप्शन, पहले नंबर, एक नंबर देखिए, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल ठीक है, एक नंबर जो है सही है। दूसरे नंबर देखिए, प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। क्या ये सही है? तेजी में बताइए, क्या ये दो नंबर जो है ये सही है? तो ये भी क्या है, ठीक है कि प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले सवाल देखिए, अगले मतलब 3 नंबर, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है। प्रकाशिक तंतु संचार जो है रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है। तो क्या इसके बारे में आपको पता है? तो ये भी क्या है, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 ठीक है। आगे देखिए, भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। तो क्या भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग जुड़ा है? रिलायंस उद्योग समूह इससे संबंध है? तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही है, यहाँ पर केवल 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए होगा 1 2 3। यहाँ पर आप इसे पढ़िए, देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है ये, ज़रूर इसके बारे में आप पढ़िए। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगले नंबर सवाल, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर जो यूज करते हैं, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एंडोस्कोप के बारे में पूछा है। तो एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, तो उसी को घुरा फिरा के लिखा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगले सवाल देखते हैं। एक एंडोस्कोप है, तो एक एंडोस्कोप क्या है बताइए, क्या है एक एंडोस्कोप? अभी तुरंत पढ़ें, क्या है एंडोस्कोप, तेजी में उत्तर कीजिए। तो देखिए क्या है, इनमें से क्या, इनमें से कोई नहीं, कैमरा तो नहीं है, सरल सूक्ष्म दर्शी भी नहीं, संकीर्ण दूरदर्शी भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखिए, यहाँ पर डी सही था, इसके बारे में देख लीजिए कि एक एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है, बिल्कुल डॉक्टर इसे यूज करते हैं, चिकित्सीय उपकरण है। जो कैमरे का प्रकार कहना गलत हो जाएगा, इसे कैमरे के प्रकार कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नली होती है जिससे प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर है, मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुख, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगले सवाल देखिए, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका भी कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी सही है।
चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग तेज़ी में। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लें, यहाँ से सवाल बनेगा। अगले सवाल देखिए, मरीचिका का बनना उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी सही है। तो आप लोग देख लिए होंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, अगले सवाल देखिए 34 नंबर सवाल। तो क्या कर रहा है 34 नंबर सवाल? उसी टाइप के सवाल है, सेम सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी बी सही था, पूर्णांतरिक परावर्तन। अगले सवाल देखिए 35 नंबर सवाल। हमें क्या करना है कि तथ्यों पर विचार करना है कि कौन जो है क्या करा मरीचिका बनाती है। तो कौन ये बनाएगी? तथ्यों पर विचार करना है। तेजी में विचार कीजिए कि कौन सा तथ्य जो है मरीचिका बनती है। तो किससे बनेगी? तो देखिए क्या होगा? प्रकाश अपवर्तन। इसके बाद क्या होगा? तेजी में उत्तर कीजिए। प्रकाश अपवर्तन तो ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए? स्थलीय ताप होगा। तो ये भी ठीक है। 1-3 ठीक है, 1-3 ठीक है। जैसे अगर आप सड़क पर चलते हैं, है ना, धूप होता है तो कई बार आपको लगता है आगे जो है NH पे की पानी है, तो वहाँ पहुँचते तो पानी दिखाई नहीं पड़ता है ना, ऐसा हुआ है। तो यही इस कारण से होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 और 3 सही था, मतलब सी सही था। अगले सवाल देखिए, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? मतलब क्यों काटा हुआ हीरा जो है चमकता है? तो इसके बारे में पूछ रहा है, क्यों चमकता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण हीरे क्या है? चमकता है।